बीजेपी बीजेपी The media friends from Itanagar, and through you I would like to extend my greetings to the people of Arunachal Pradesh, and with a wonderful budget for 2022-23, I hope the future of Arunachal Pradesh will be more brighter, better, peaceful, which will bring more happiness and more prosperity in the life of the people of Arunachal Pradesh. I'm coming back to my own constituency, so I'm extremely delighted to inform you about the Atmanirbhar Ka budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman ji under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल बात नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब बजट पेश करते हैं तो हम लोग उस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं। अगर बजट से सबसे गरीब आदमी को फ़ायदा मिल रहा है, सबसे दूर दराज वाला इलाकों तक उसका लाभ मिल रहा है और आम जनता के ऊपर में उससे एक खुशहाली का कोई रास्ता दिखता है, मिडिल क्लास को राहत मिलता है, तो उसको हम अच्छा बजट माना जाता है। इस बजट ने बहुत अच्छा से सारा सेक्टर को कवर किया गया है और इस बजट को यूनिवर्सली सब लोग ने वेलकम किया है। अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग हैं वो तो पॉलिटिकली बोलेंगे ही, लेकिन पूरा देश ने इस बार के बजट को स्वागत किया है। मैं अरुणाचल में हूँ, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में जुड़ते हुए दो तीन बातें बताऊंगा। सबसे पहले पिछले साल 2021-22 में टोटल बजटरी आउटले नॉर्थ ईस्ट के लिए था 68,020 करोड़। इस बार वो बढ़ के 78,040 करोड़ हो गए हैं, यानी कि 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा जंप हुआ है नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारा 8 राज्यों के लिए। इतिहास में इतना बड़ा बजटरी जंप, इतना ज़्यादा एलोकेशन में बढ़ोतरी कभी देखने को नहीं मिला है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला जी को अरुणाचल प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल एमपी भी हूँ। भारत सरकार में मंत्री है, लेकिन मैं यहाँ का एमपी होने के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 6-7 कुछ मुद्दे हैं। मैं सबसे पहले पीएम गति शक्ति के बारे में बोलना चाहता हूँ। पीएम गति शक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर का सबसे फोकस्ड अटेंशन वाला प्रोग्राम है। इस पीएम गति शक्ति में मेजर जो स्कीम पे जो टारगेट किया गया है वो रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि अरुणाचल बड़ा स्टेट है, छोटा पॉपुलेशन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बड़ा इश्यू होता है। तो जो पीएम गति शक्ति के माध्यम से जो फंड एलोकेशन हुआ है, इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश का चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे ब्रिजेस हो, जितना भी जो स्कीम ऑनगोइंग है या जो नया प्रपोज है, उसका फंडिंग में कोई कमी नहीं आएगा। इतना बजटरी प्रोविजन इस बार रखा गया है। इसके अलावा पर्वतमाला एक स्कीम चला जो नॉर्दर्न एरिया, जो हिमालयन एरिया और पहाड़ों में इसका लाभ मिलेगा। तो ये पर्वतमाला जो स्कीम है, इससे भी अरुणाचल को लाभ मिलने वाला है। उसके बाद आपको मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो चाइना बॉर्डर साइड में, भूटान बॉर्डर या म्यांमार बॉर्डर में कुछ गांव ऐसे हैं जो नॉर्मल जो स्कीम से ठीक से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसमें वाइब्रेंट
विलेज प्रोग्राम है, इसका नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा लाभ अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाला है, बॉर्डर एरिया के लिए ये। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, उसका नाम है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पीएम डिवाइन जो है, मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि ये 1500 करोड़ इनिशियल एलोकेशन जो हुआ है वो उन चीजों में खर्चा करेगा जिसके लिए कोई बजट या कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ में कोई कोई चीज ऐसे होता है जो किसी भी स्कीम में नहीं आता है। कोई ऐसा लोकेशन है, कोई ऐसा समस्या आ गया जिसका फंडिंग भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी प्रोग्राम में नहीं आता है। तो इस चीज को गैप फंडिंग के लिए पीएम डिवाइन प्रोग्राम के तहत 1500 करोड़ एस इनिशियल फंडिंग दिया है, वो 9 चाहिए, इसके बारे में जिक्र करूंगा। उसके अलावा मैं मानता हूं कि जो हर घर में जो जल नल है और हर नल से जल और हाउसिंग फॉर ऑल के तहत मैं समझता हूं अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा गांव का जो घर है गरीबों का, वो इस बजट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्किप कर रहा हूं, बहुत सारा पॉइंट है, मैं मेन आपको इसमें बताऊंगा। जो इस बार को जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड है, 1,40,000 करोड़ का इस बार ये जनवरी के महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पेंडेमिक के चलते जो बिजनेस में कमी आए हैं और काफ़ी लोगों को तकलीफें आए हैं, उसके वजह से जो डिफिकल्टीज फेस किया, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन ये शो करता है कि इकोनॉमी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके तहत जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स है, अरुणाचल को जो भारत सरकार डिवोल्व करते हैं, टैक्स देते हैं, जो टैक्स को शेयर करते हैं, वो भारत में पर कैपिटा हाईएस्ट है। अरुणाचल प्रदेश को जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डिवोल्व करता है एज ए शेयर ऑफ स्टेट, वो हाईएस्ट है। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो 14 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक जो कैलकुलेशन का मेथड को चेंज किया, उसके तहत अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसा पर कैपिटा एलोकेशन हो रहा है। हर महीने आते हैं पैसा। अभी मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी दिल्ली आए थे और डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर साथ में थे, चौनामेन जी। तो हम लोग मिल करके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को धन्यवाद दिया कि जो सेंट्रल से डिवॉल्व होता है वो पैसा लगातार आ रहे हैं और इससे अरुणाचल का विकास होने में बहुत मदद मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा कि बजट डॉक्यूमेंट को आप लोग को जरूरत होगा तो मैं दे दूंगा, या आप लोग ने भी बजट देखा है तो याद होगा। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे आज के दिन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मुद्दा है, मैं कहना चाहता हूँ। एक है रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और कुछ बुनियादी सुविधाएं हमारे लिए अभी भी समस्या है। इस बजट में टेलीकॉम के लिए जो स्पेशल पैसा रखा है और कैबिनेट ने जो मंजूरी दिया था, उसके तहत कई सारे एरिया में आइडेंटिफाई कर दिया है। और इसी साल 2022-23 के अंदर में जहां केबल लेइंग का जो काम नहीं चल पा रहा है, उसमें टावर इरेक्ट करेंगे और टावर के माध्यम से 4G का नेटवर्क पहुंचाने का इस साल शुरू करेंगे, ताकि पूरे अरुणाचल में लोगों को 4G का नेटवर्क मिल जाए। ये बड़ा फैसला हुआ है और मैं टेलीकॉम मंत्री के साथ में भी फिर अभी बजट सेशन खत्म होते मैं आना चाहता हूं इसको रिव्यू करने के लिए। और कुछ रोड्स का प्रोग्राम है, जो दूर दराज में कुछ गांव है अभी भी रोड प्रोग्राम नहीं पहुंच पाया, जो पीएमजीएसवाई में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसको मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके जो नॉर्मल रोड को डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी रोड में कन्वर्ट करके जहां जहां रोड नहीं है उसके लिए भी जो बजटरी प्रोविजन इस बार रखा है, उसके तहत गांव-गांव तक हम लोगों को रोड पहुंचाने का कार्यक्रम को और स्पीड बढ़ाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो मैसिव फंड एलोकेशन हुआ है,
उस फंड एलोकेशन के तहत मैं मानता हूं कि जो हर घर में बिजली पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसको अरुणाचल में 2022-23 में जो बजटरी एलोकेशन हुआ है उसका तहत हम लगभग हर जगह कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। और जहां ट्रांसमिशन कवर नहीं हो पा रहा है, मैं आपको जैसे बताया, जहां बहुत ही मुश्किल कोई ऐसा जगह है तो उसके लिए सोलर और बाकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपोर्ट है वो लगातार मिल रहा है। और अरुणाचल जब स्टेट का बजट आएंगे तो काफ़ी डिटेल में उसमें चर्चा होगा। सेंटर से जो सपोर्ट मिल रहा है, आज के दिन में अरुणाचल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ बोटलनेक इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम्स था, उसको जैसे मैंने बताया, उसको हम लोग जितना जल्दी हो सके बोटलनेक को ब्रेक करके पब्लिक का सपोर्ट से, पब्लिक का समर्थन से जब अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो अरुणाचल विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ इंडिया। मैंने कई साल पहले जब नया मैंने अपना पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था और मैंने उस समय लॉन्च किया था कैंपेन कि अरुणाचल को आगे जाकर के नंबर 1 स्टेट बनाना है, तो मैं आज भी ये मानता हूं कि ये जो बोटलनेक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो चल रहा है हाईवे रेलवे का, वो क्लियर होने के बाद अरुणाचल का पर कैपिटा इनकम मैं आज भी कह रहा हूं कि नेक्स्ट डिकेड तक हम लोग इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट तक पहुंचाने में कामयाब होगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समर्थन मिल रहा है उससे मुझे पूरा उम्मीद है कि हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उनके टीम और हमारा स्टेट के प्रेसिडेंट बियोराम वाघे जी सब बहुत अच्छा तालमेल करके जो सेंट्रल से पैसा आ रहा है अच्छा से इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें जनता का सपोर्ट भी मिल रहे हैं और तालमेल करके हम टीम अरुणाचल होकर के हम आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से मैं आपको क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और बजट का अच्छा जो चीज़ें हैं उसको बताना जरूरी है आपके माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया का माध्यम से हमारे जनताओं को इसका मैसेज भी जरूर पहुंचेगा। Thank you. Arunachal Navy, it is still need to develop, and you have also spoken that ki funded. This is the Arunachal is the most funded government, central government से जितना है वो बहुत ज़्यादा funded होता है। तो sir, do you think that कि हमारा जो MLAs है, जो contractors है, they are doing the job, they have taken the responsibility so well to develop the state development? The main issue in Arunachal Pradesh is the capacity. We don't have the requisite capacity to absorb all the funds being allocated from the central government. It is something which everybody has to come together. We are a fairly large state in terms of size, but we are very small in terms of population. So the resources at our command is very meager. That is why it is very difficult to create that kind of capacity. Yet it is a challenge, but we can do it. People's cooperation is absolutely necessary. Like the Trans-Arunachal Highway, which is pending due to compensation and land issues. If we get the requisite support from the administration, from the people, from all the stakeholders, then why the project which was sanctioned in 2012, why should it take so much time? So it is a crime to delay a project beyond its stipulated period. That is why I have said, if we have the requisite capacity, we can definitely implement at a very faster pace. So once you break the bottleneck, like the critical infrastructure which are still pending, if we break through those bottlenecks, then we will see the real pace of development. That is why critical infrastructure, that is why I have stressed on those issues, that once this is taken care of, then Arunachal will lift itself to a next stage of development. That means we will go to more or into the tertiary sector. We will go to the next phase of development, where the income of the people will rise faster. Sir, I have a question for you, sir. Okay, it's a 7-year practice, so it is believed to be that Sri Kapur Pulung was abducted by Chinese PLA in the year 2015. So in fact, their family have also returned a search operation a year back. So the question is that, sir, what is your government going to do? And will this case be taken in the higher level? If then, what steps will be taken, sir? ऐसा है, कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होता है और कुछ चीज़ें हम लोग अकेला हैंडल नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हैं वो भी मेरे पास में ये मैटर आए थे।
ये जो चाइना इंडिया बॉर्डर का जो मामला है, ये बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत पुराने हैं, क्योंकि बाउंड्री बनाया नहीं है। 1914 में जब मैकमोहन लाइन तय हुआ था, उस समय लाइन नहीं खींचा, लेकिन ऐसे ही मान लिया कि लाइन नहीं खींचा, लेकिन ऐसे ही मान लिया कि अरुणाचल के लोग भी चाइना में पहुंच जाते हैं, तिब्बत साइड में पहुंच जाते हैं। आप लोग को मालूम होगा, हमारे बॉर्डर एरिया के बहुत लोग नीची साइड में, वो बॉर्डर साइड के उस पार पहुंच जाते हैं, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। और आप लोग भी लगातार न्यूज मिलती रहता होगा कि कभी कभी चाइनीज साइड से भी यहाँ आ जाता है और हमारा इंडियन आर्मी उसको अपना कैप्टिविटी में ले लेता है। तो वो लोग का आदमी जब यहाँ आता है, भटकता है या किसी कारण से पहुंचते हैं, तो तुरंत हम लोग अपना उसको कस्टडी में लेने के बाद फिर बातचीत होकर के उसका रिलीज करने का एक प्रक्रिया होता है। उसी प्रकार से अरुणाचल के भी कभी कभी उस तरफ चले जाते हैं, या बॉर्डर एरिया में जब क्लैश होता है तो उसमें कुछ घटना होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का प्रक्रिया है, सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे आपने नाम बताया, तो हम लोग यहाँ से इंडियन आर्मी क्या कर सकते हैं, उसको चाइना साइड का पूछते हैं कि ऐसा आदमी मिला क्या, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करने से हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। वो रेस्पॉन्ड करने से फिर पता चलता है कि क्या होता है। जैसे अभी हमारा एक लड़का जो चाइनीज कब्जे में चले गए थे, तो मैटर आते ही मैंने तुरंत इंडियन आर्मी चीफ से बात हुआ और लगातार संपर्क किया। मुझे कोई लोगों ने बताया कि किरण रिजिजू हम लोग का सीनियर एमपी है, मिनिस्टर है, उसको क्यों नहीं लेके आ सकता है। तो मैं, ये तो सेंसिटिव है ना, ये तो कोई क्रिकेट गेम नहीं ना जो कमेंट्री देते रहेगा, मैंने अभी वहां बात किया, अभी ये किया, वो किया। जब बताने समय आएगा तब उसको अच्छा से बताएगा ना। कोई लोग मालूम नहीं क्या हुआ, अभी बताओ। जब वो हमारा लड़का चाइना का कब्जे में थे, उस समय हमारा जो प्रायोरिटी क्या है, उसको सही सलामत वापस लाना। हम यहां उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देकर के अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। कुछ चीजें हैं, बोलने से पहले सोचना चाहिए। जब दूसरे के कैप्टिव में है, दूसरे के कब्जे में है, और हम लोग यहां उसको जिंदा और सही सलामत वापस लाने का कोशिश कर रहे हैं, उस समय कोई उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे देता है जिससे नुकसान होता है। तो मैंने आर्मी चीफ से बात किया, डिफेंस मिनिस्टर से बात किया, और लगातार टच में थे हम कॉन्टिन्यूसली। और जैसे ही हमको पता चला कि वहां है, फिर हमने आइडेंटिटी वगैरह सारा डिटेल्स भेजा। फिर उन्होंने बताया कि इतना तारीख, हमको पहले पता चल गया था कि उसको कौन सा तारीख में कहां रिलीज करने वाले हैं। मैंने नाम और जगह नहीं बताया पब्लिक को, क्योंकि उस समय बताएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो, कि यहां उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे दिया और वो लोग ने डेट ऑफ रिलीज जगह चेंज कर दिया। इसलिए कुछ चीजें होता है जो प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं और हिसाब से हम लोग बताते हैं। इसलिए हम लोग बहुत सेफ है, अरुणाचल सेफ है, अरुणाचल के लोग सेफ है, हमारा जमीन, हमारा सारा प्रॉपर्टी सेफ है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर का जो डिलिमिनेशन नहीं हुआ है, वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग अपना टेरिटरी को पूरा सेफ गार्ड करने में सक्षम है। और जो आपने नाम बताया, हम लोग फिर से पूछेंगे, फिर से पीछा करेंगे, और जितना कोशिश हमको करना चाहिए हम करते रहेंगे। पूरे अरुणाचल के जहां केबल लाइन नहीं पहुंच पाया, तो 4G का कैपेसिटी होगा, ताकि वो बॉर्डर एरिया में भी 4G का बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन पूरा करके कैबिनेट मंजूरी होकर के बजट में ऑलरेडी हो चुका है, वो हो जाएगा। ट्रांस अरुणाचल का जो मेरा एक पेट प्रोजेक्ट है, उसका फ्रंटियर हाईवे जो मेरा एक पेट प्रोजेक्ट था, उसका अप्रूवल होके भी उसका प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना करके अब ये DPR बना रहा है। तो अभी DPR का स्टेज में है, और DPR खत्म करते ही टेंडर कॉल करेगा, और उसका भी काम शुरू हो जाएगा।